नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेने की संभावना है। हालांकि इसमें आरक्षण का पेज अभी भी अटका हुआ है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए उन्हें शीघ्र नियमितीकरण प्रदान करना है। कैबिनेट बैठक में सभी संबंधित विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा के साथ राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक आयोजित होनी है। इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण संवाददाता उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिव नारायण जी, क्या जानकारी है? क्योंकि बहुत बड़ी बैठक आज होनी है, कैबिनेट की बैठक है। जाहिर सी बात है इसमें कई मुद्दे हो सकते हैं, अलग अलग विभागों को लेकर चर्चा की जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं? शिव नारायण जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, मेरा सवाल है, आज कैबिनेट बैठक होनी है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। अलग अलग विभागों के लोग इसमें होंगे, अपने अपने पोर्टफोलियोज के बारे में जानकारी रखेंगे और कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा मुख्य बिंदु है जिस पर प्रदेश की नजरें बनी रहेंगी? देखिए, इस तरीके से अभी अपने कर्मचारी जो पूरे प्रदेश के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और जिस तरीके से यहाँ पे दो तीसरा दिन अब लगातार जारी हो गया है, उसको लेकर के इस पर चर्चा हो सकती है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, क्योंकि जो होने की वजह से वो हड़ताल पर चले गए, जिस वजह से सभी विभागों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो चाहे आप शिक्षा विभाग ले लीजिए या हॉस्पिटल ले लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं लगातार व्यवस्थाएं जो वो बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। इसी पर भी महत्वपूर्ण एक चर्चा हो सकती है और प्रदेश की निगाहें उस पर हो सकती है। अन्यथा और भी ऐसे विभाग हो सकते हैं, शिक्षा विभाग पर हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग पर हो सकते हैं और कई ऐसे मुद्दे जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल शिवनारायण जी, देखिए बहुत इस वक्त मुद्दे हैं उत्तराखंड को लेकर, लेकिन चुनौतियां भी हैं। अभी अभी 25 साल भी पूरे हुए हैं, उस जश्न को भी हमने देखा है और सरकार ने ये भी संकल्प लिया है कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें उत्तराखंड का एक अहम योगदान होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार की जो नीति है क्या है और कैसे हर विभाग को सशक्त किया जा सकता है, शहरों से लेकर और गाँव तक? देखिए, इस तरीके से 25 वर्ष पूर्ण होने की स्थापना जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें जो विभागों में जो विकास कार्य हुए हैं और उसमें क्या कमी रहेगी या कहाँ पे आगे और आगे बढ़ने के लिए आने वाले विकसित भारत के जो 2047 की बात की जा रही है, उसमें भी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उन पे कैसे काम किया जाए, किस ठोस नीति के साथ काम किया जाए, जिससे कि ठीक है। जो समय में ये कार्य पूरे किए जा सके और जिस विकास की तरफ आगे बढ़ जा सकते। इसी को लेकर के ये कार्य आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। ऐसी बहुत सी जो योजनाएं हैं जो अभी बीच में हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है और विकसित भारत की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, आने वाले समय के लिए पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। इसी को लेकर इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और आज जो कैबिनेट मीटिंग होनी है इसमें अहम मुद्दे क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे थे और राज्य को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की उपलब्धियों की सराहना करते हुए आध्यात्मिक पर्यटन, होम स्टे, सर्विस सेक्टर, स्वरोजगार और स्व सहायता समूहों के क्षेत्र में राज्य के भविष्य की दिशा निर्धारित की है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम द्वारा दिया गया रोड मैप भविष्य के 25 वर्षों में विकसित भारत 2047 में उत्तराखंड का अहम योगदान सुनिश्चित करेगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं
उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे इस विशेष दिन राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हम सब के बीच में आए। उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को संबोधित किया और राज्य ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए हम सबका प्रोत्साहन भी किया और हमारे सामने भविष्य की एक तस्वीर रेखांकित की, एक विजन भी दिया जिस पर सभी उत्तराखंड वासियों को आगे काम करना है। निश्चित रूप से उन्होंने एक अभिभावक के रूप में और जैसे परिवार का एक किसी परिवार के अभिभावक होते हैं, संरक्षक होते हैं, उस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमको उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। जो एक रोड मैप हमारे सामने दिया है हर विभाग को, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, सर्विस सेक्टर का हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी के लिए एक बड़ा मैप हमारे सामने रखा है। हम उस मैप को पूरा करने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे और पूरे मनोयोग से काम करेंगे कि अगले आने वाले 25 सालों में जो रोड मैप हमारे सामने रखा गया है उस रोड मैप पर चलते हुए हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी का, उत्तराखंड का योगदान हो और उत्तराखंड भी देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड देश का आदर्श राज्य बने, उस काम को भी हम आगे बढ़ेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व में वर्ष 2013 की वन आरक्षी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 पूर्व आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी एचके सिंह के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के तत्कालीन डीएफओ अखिलेश तिवारी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस के औद्योगिक परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मंत्री जोशी ने मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत किसानों के लंबित भुगतान 2 दिन में पूरा करने को कहा है। उन्होंने पॉली हाउस निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में माली भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने, जायका परियोजना को गति देने और हॉर्टी टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। तो इधर दिल्ली में कार विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार विभाग को सतर्क रखा गया है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया है कि पुलिस टीमें अलर्ट मोड पर कार्यरत हैं। डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो कल की घटना के बाद कल शाम से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा चेकिंग है, हमारे जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हाइटन के लिए वो कर दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्क्वाड है, स्लीपर डॉग स्क्वाड है, उसको भी हमने एक्टिवेट करा दी है। समय पे वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग और हमारे रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा के देखते हुए और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसे हमारे फोर्सेस रोड पे रहने का आदेश दिया और यह भी संदिग्ध है ऐसी जगह पे अलर्ट रहे और चेकिंग करने का निर्देश दिया। हमारे प्रदेशवासियों से भी जैसे कि कल शाम को भी हमारे डीजी साहब ने भी अपील किए थे, उसको मैं दोहराता हूँ। तो हमारी फोर्सेस अलर्ट है और आम जनता से भी हमारा अपील है कि पैनिक ना हो। कहीं पे भी ऐसे ही संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध आदमी लगता है, कहीं पे ऐसे किराएदार रहते हैं जैसे संदिग्ध लगता है, तो उनको आप हमारे पुलिस को सूचना दें, हम उस पर आगे तक। वहीं दिल्ली में हुए बम विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान श्रद्धालुओं के सामान, वाहनों और आवासीय परिसरों की गहन जांच की गई है।
बीकेटीसी अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार को समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को फूल प्रूफ बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। सुरक्षा कर्मियों को बाजार, मंदिर परिसर और पार्किंग स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे की ड्यूटी पर लगाया गया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन को दें। बढ़ी सुरक्षा से श्रद्धालु भी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंगलवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण, BLA की नियुक्ति और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई है। उन्होंने 2003 की वोटर लिस्ट का वर्तमान सूची से 100% मिलान कराने और मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर सही कैटेगरी में मैपिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दलों से पुनः बैठक करने को कहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए बुक अ कॉल विद BLO सुविधा भी शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के JMS रोड स्थित कर्मचारी भविष्य निधि भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर सेमिनार आयोजित किया गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार 3.3 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में आयुक्त विशु की सागर ने बताया है कि योजना का बजट 99,446 करोड़ रुपए रखा गया है और ये 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। योजना में कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनियों के लिए भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देहरादून में 1,100 और हल्द्वानी में 600 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि नए कर्मचारी केवल 17,000 हैं। ये कंपनी का इस बेनिफिट को लेने के लिए कंपनी को केवल रजिस्टर्ड करना है PF से, और उसमें पैन GST नंबर अपना DSC से ऑथराइज करना है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि इसके बाद कंपनी को भी हम उसी अकाउंट में, जो अकाउंट रजिस्टर करेगा अपना, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट, जो हम पार्ट B वाला बेनिफिट कह रहे थे नया रिजॉइनिंग रखने पे, वो सीधा के सीधा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। केवल कंपनी को उसके लिए रजिस्टर्ड करना है। और मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ 1100 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो देहरादून में ही रजिस्टर्ड हो गई हैं, और 600 के लगभग जो है हल्द्वानी में रजिस्टर्ड हो गई है। तो उत्तराखंड में अगर हम देखा जाए तो करीब 1700 प्रतिष्ठान जो है इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं, और उनमें लगभग दोनों ऑफिस का मिलाया जाए तो पार्ट A और पार्ट B बेनिफिट लेने के लिए जो न्यू एम्प्लॉयमेंट रिजॉइनिंग करीब 70,000 एम्प्लॉइज है। तो मेरा ये प्रतिष्ठानों से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड हो और इमीडिएट रजिस्टर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और पार्टी हाईकमान ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंप दी है। मौजूदा अध्यक्ष करण बाहरा की जगह अब गणेश गोदियाल संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। गोदियाल पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें संगठन चलाने का लंबा अनुभव है। पार्टी हाईकमान ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ी नियुक्तियां की हैं। प्रीतम सिंह को कांग्रेस प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनाव की तैयारियों को और गति देना और संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इन नियुक्तियों को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और दोनों नेताओं से अब पार्टी की रणनीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में रिक्त चल रहे 33,493 पदों के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 22 नवंबर को की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी की है। लंबे समय से खाली पड़े पदों के कारण 4,792 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो सका था, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है, जबकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है।
बिल्कुल, जिसमें देखिए जिस तरह से 22 ग्राम प्रधान हैं, 2 बीडीसी सदस्य हैं, 1 जिला पंचायत सदस्य भी और उसमें ग्राम पंचायत सदस्य हज़ारों की संख्या में हैं। तो जैसे आपने बताया कि 33,493 पद खाली हैं, रिक्त हैं अभी। तो निश्चित रूप से देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो गाँव से शुरू होती है और कहीं न कहीं से जब खाली रहते हैं पद तो कहीं न कहीं विकास बाधित होता है। जो गाँव की विकास है वो बाधित होता है। निश्चित रूप से ये पद जो है जल्दी भरे जाने चाहिए, जल्दी इसमें चुनाव होना चाहिए। वो जैसा कि अभी निर्वाचन आयोग ने घोषित किया है 20 नवंबर को, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनाव होने हैं। तो जैसा कि हमेशा से कहा गया है कि देखते हैं कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, आगे चुनाव में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले से शुरू से वो हमेशा सिर्फ और धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके आपने देखा पिछले चुनाव में उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाए थे। इस बार क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो के कार्यकर्ता हैं वो सदैव ईमानदारी के साथ हर चुनाव में जाने के लिए तैयार रहते हैं। संगठन सृजन का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चल रहा है, उस पे भी कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि नए चेहरे जो है कई सामने आने का कार्य होगा। तो हमारा संगठन मजबूत है, हम मजबूत है। अब अगर सिर्फ बेईमानी ना की जाए इलेक्शन कमीशन और भाजपा के द्वारा तो कांग्रेस अच्छे तो इधर उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है और सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है। पहाड़ों में तापमान कई स्थानों पर 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे रात को ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम शुष्क बना हुआ है, दिन भर धूप खिलती रही लेकिन शाम को ठंडक बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिन रात के तापमान में अंतर बढ़ सकता है और सुबह शाम ठिठुरन जारी रहेगी। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया है। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सरकार राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि गांव का अनाज आज भी बाजार नहीं पा रहा है, जबकि शराब घर घर पहुंचा दी गई है। हरीश रावत ने घोषणा की है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद स्थल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और आंदोलनकारियों का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। ये तो पवित्र स्थल है, बलिदानी स्थल है। ये स्थल वो है जिसने हमको राज्य का अस्तित्व दिया, राज्य बनने का रास्ता बनाया। तो यहाँ आकर के तो हमेशा प्रेरणा ही ली जाती है कि हम ये एक प्रकार का मापन भी है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, और साथ साथ ताकत भी देता है कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर वो हमको चलवाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ आना तो हमेशा चाहे मेरे लिए हो या और किसी के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। सर उत्तराखंड 25 नहीं, हम ऐसा नहीं अपने पाँव पे खड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरक्की की है, लेकिन हम अपने एक सुविचारित मॉडल नहीं बना पाए कि ये मॉडल है जिस मॉडल के अनुसार हम उत्तराखंड को बनाएंगे। हमने 2014 तक तो लगभग हम उत्तर प्रदेश की फोटोकॉपी बन रहे थे। हमने थोड़ा सा उसमें डिविएशन पैदा करने की कोशिश की कि उसको उत्तराखंडी मॉडल के रूप में ढाले, लेकिन 2017 के बाद फिर से हम जो उत्तर प्रदेश का, बिहार का दूसरा जनरल गवर्नेंस का मॉडल है उस पर आ गए। तो हमने कोई हिमालयी मॉडल ना अपना उत्तराखंडी मॉडल बनाया, न कोई और दूसरा हिमालयी मॉडल जैसे हिमाचल है दूसरे है हमने या सिक्किम है, हमने किसी मॉडल का अनुसरण। जो उत्तराखंड राज्य बना उसका कहीं ना कहीं मसूरी एक बहुत बड़ा स्थल रहा है जहां से इस आंदोलन को गति मिली, ऊर्जा मिली। और आज हरीश रावत जी यहाँ पहुंचे हैं और जो जितने भी हमारे आंदोलनकारी जो मसूरी के हैं उनसे एक चौपाल, एक वार्तालाप करने के लिए वो आए हैं कि आंदोलनकारियों की क्या पीड़ा है और 25 साल में जो उत्तराखंड राज्य में जो होना चाहिए था और जो नहीं हो पाया उसके लिए वो आज उनसे वार्तालाप करने यहाँ पहुँचे हैं, उनके विचार जानने के लिए पहुँचे हैं, जिससे आगे जब चुनाव होंगे और 27 में
निश्चित रूप से इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस की जब यहाँ सरकार बनेगी तो उन सब विचारों को इकट्ठा करते हुए, जो विकास के लिए जरूरी बातें हैं उनको इकट्ठा करते हुए आगे विकास के लिए 27 में जो कार्य किए जाएंगे उनके लिए यहाँ विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पहुंचे। और वो जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो यहाँ पे शहीद हुए थे लोग, उन परिजनों के घर भी जाएंगे। और यहाँ पर अभी 3 ही परिवार यहाँ पर मसूरी में है जिनसे वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के बाद वहाँ पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का हरीश रावत जी का मसूरी आना ये साफ दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है मसूरी शहीद स्थल की। धान खरीद की लिमिट पूरे होने से परेशान किसानों की शिकायतों पर कुमाऊं मंडल की आरएमओ लता मिश्रा किच्छा पहुंची और नवीन मंडी किच्छा और दरऊ सहित कई धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को तौल प्रक्रिया सुचारू करने और सभी किसानों के धान की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दरऊ केंद्र पर एक किसान द्वारा फसल आग लगाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरएमओ ने समस्त धान की तौल कराने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एक सप्ताह के भीतर सभी किसानों की फसल की खरीद पूरी करने का भरोसा भी दिया गया है। आज एसडीएम किच्छा और पाठक जी जो यूसीएफ के जिला प्रबंधक हैं उनके साथ दरू सेंटर का निरीक्षण किया। वहां पर काफ़ी धान संग्रहित था, तो ये निर्देश दे दिए गए हैं संबंधित स्टाफ को कि लिमिट बढ़ाते हुए जितना भी धान है वो समस्त धान का जो है तौल सुनिश्चित किया जाए और संभवतः 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना भी धान है वो धान का तौल हो जाएगा। इस सेंटर किच्छा मंडी में भी इसकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर भी तौल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है वर्तमान में लिमिट ना होने के कारण तौल कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया और संभवतः 8-10 हज़ार कुंटल के लगभग लग रहा है कि मंडी में धान पड़ा हुआ है। तो इस धान के लिए कमीशन जो कच्चा आड़ती हैं, यदि उनका पोर्टल बाकी है तो वहाँ पर, या कुछ जो भी सेंटर हैं या यूसीएफ सेंटर की जो लिमिट बढ़ाई जा रही है उसमें तौल कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है और संभवतः शाम तक इसका कोई भी जो है वो जो भी निस्तारण धान का करा दिया जाएगा। यदि आज पूरा धान नहीं तौल हो पाता है तो ये 1-2 दिन में पूरा तौल हो जाएगा। और मंडी समिति को भी कहा गया है कि वो भी ध्यान रखें, इस बात को सुनिश्चित करें कि जो व्यापारियों का माल आ रहा है उसकी वे प्रवेश पर्ची वहीं बाहर ही काटें, जिससे कि जो भी है यूपी या अदर स्टेट का जो भी धान आ रहा है वो यहाँ ना पड़ने पाए और जो उत्तराखंड के किसान हैं और उन्हीं का जो है धान की तौल यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। धान की जो खरीद हो रही है इसमें किसान को बहुत परेशानी आ रही है, एक जगह नहीं सब जगह बहुत दिक्कत में है। खासतौर से हमारे ज़िले में तो बहुत दिक्कत आ रही है। उसको देखते हुए अब सारी मंडियों में, हमारी किच्छा मंडी के अंदर कम से कम भी 5,000 कुंटल लगभग धान पड़ा है और हमारे सरकारी कोटा जो जिसको पोर्टल कहते हैं वो ये बता रहे हैं ख़त्म हो गए। और आज मैडम यहाँ आई थी, कुछ दरों की खबर भी बहुत हाईलाइट हुई, इसीलिए हमारे पास यहाँ आई है और हमने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम पोर्टल बढ़ा करके जो मंडी में मौके पर धान पड़ा हुआ है इसको। तो दिल्ली में कार विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर एसएसपी देहरादून ने देहरादून में सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम की कार्रवाई का जायजा लिया है और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। तो साथ ही देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थवाल ने पत्रकार वार्ता में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के हित में लिए गए अभूतपूर्व फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से 5500 और 6000 से 7000 तक की गई है, जबकि दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नामकरण शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर किया जाएगा। बड़थवाल ने कहा कि ऐतिहासिक कदम है और आंदोलनकारी सरकार के साथ समग्र विकास में सहयोग करेंगे। तो साथ ही आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अपनी लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज कर्मचारी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना दे रहे हैं। हड़ताल का असर प्रदेश भर में सरकारी सेवाओं और अस्पतालों के कामकाज पर साफ नजर आ रहा है।
चले खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।